प्रोग्रामिंग पैराडाइम को दो पैराडाइम्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अभी तक हम जितना कुछ पढ़ते रहे हैं दैट वाज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसका ज्यादा फोकस जो है वो फंक्शंस की बेस पे होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें सी प्लस प्लस है, कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं। जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें यू कैन इजीली डिवाइड योर प्रोग्राम इनटू कपल ऑफ फंक्शंस। एक फंक्शन आपके प्रोग्राम के अंदर होना मैंडेटरी है। उसके अलावा कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर आपका छोटा सा प्रोग्राम है तो उसमें एक आध फंक्शन होगा, अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है तो उसमें एक से ज्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं। आपके फंक्शन के अंदर कुछ लोकल वेरिएबल्स होंगे एंड अदर देन दैट ग्लोबल वेरिएबल्स भी आप अपने फंक्शन में यूज करते हो। ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में ये है कि वो पूरे प्रोग्राम में से कहीं से भी एक्सेस हो सकते हैं, कहीं से भी मॉडिफाई हो सकते हैं। A more systematic approach for relatively complex program is कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाएं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, वी थिंक इन टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह से रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स बिहेव करते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी कुछ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की। दैट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कैन बी अ कार, that real world object can be a human being, that real world object can be some device like computer। तो अब इनमें से हर ऑब्जेक्ट का एक डिफरेंट बिहेवियर है और हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में आप बात करेंगे कार का मॉडल कौन सा है, इसकी इंजन की कैपेसिटी क्या है, इसकी माइलेज कितनी है, इसके अंदर कितने टायर्स हैं, कितनी सीटिंग कैपेसिटी है एंड स्टफ लाइक दैट। अगर आप कंप्यूटर की बात करेंगे तो फिर यू वुड लाइक टू नो कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, इसकी हार्ड डिस्क का साइज क्या है, इसकी मेन मेमोरी कितनी है, इसके अंदर कनेक्टिविटी के कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर ह्यूमन की आप बात करते हैं तो वो एक टोटली डिफरेंट तरह का ऑब्जेक्ट है, जिसमें उसकी हाइट है, उसका फेस है, उसका स्किन कलर है, वो मेल है, फीमेल है, ईयर्स हैं, आईज हैं। तो ये वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। फिर एक और चीज जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में है वो उनका बिहेवियर होता है। अब जब कार को आप ऑपरेट करेंगे तो वो एक डिफरेंट तरह से बिहेव करेगी, लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे तो वो डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा। तो ये दो चीजें जो कि किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से एक है उसके एट्रीब्यूट्स और दूसरा है उसका बिहेवियर। कि ऐसे कौन से यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी वजह से आप उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो या उसको बाकी ऑब्जेक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हो। और बिहेवियर का मतलब ये है कि वो इन एट्रीब्यूट्स को किस तरह से प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, कार के अंदर स्टीयरिंग लगा हुआ है तो कार स्टीयरिंग को किस तरह से है, या कार के अंदर ब्रेक्स लगी हुई हैं, एक्सीलेटर लगा हुआ है, वो किस तरह से यूज होते हैं। तो ये कार का बिहेवियर है कि आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो इट विल स्टार्ट मूविंग, अगर आप ब्रेक्स प्रेस करेंगे तो वो स्लो डाउन हो जाएगी या स्टॉप कंडीशन में आ जाएगी एंड स्टफ लाइक दैट। आप स्टीयरिंग को राइट पे मूव करेंगे तो वो राइट पे टर्न कर जाएगी, लेफ्ट पे मूव करेंगे तो वो लेफ्ट पे टर्न कर जाएगी। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, वन इज एट्रीब्यूट्स, अदर वन इज behavior. So attributes are specific characteristics of that object और behavior is how that object will respond। कि आप कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। और इसके नीचे फिर वो एग्जांपल है जो भी मैं आपको कार की दे रहा था। अब जब आप C++ के अंदर प्रोग्राम करोगे या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करोगे तो उसके अंदर जो आपका पहला टास्क होता है वो ये होता है कि अपनी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करें। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दूं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नाम होगा उसका, जैसे अभी हम थे। फिर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और फिर उसका बिहेवियर होगा। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में ये तीनों चीजें आएंगी कि उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं और उसके बिहेवियर को आपने किस तरह से
डिफाइन करना है। तो अब जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे या जब भी आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखोगे जिसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले आपने ये 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम क्या रखूंगा, इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं और इसका बिहेवियर क्या है। अगर ये चीजें आप आइडेंटिफाई कर लें तो आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका होता है। फिर सिंपली आपने उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करना होता है और कॉरस्पॉन्डिंग बिहेवियर जो है वो आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो दैट्स वाई जो ऊप की प्रोग्रामिंग पैराडाइम है उसके अंदर आपके डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स आपने डिफाइन किए होते हैं। दिस कैन बी ऑब्जेक्ट 1, दिस कैन बी ऑब्जेक्ट 2, दिस कैन बी ऑब्जेक्ट 3। अब इन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो इनका डाटा की फॉर्म में होंगे और इनका जो बिहेवियर होगा वो फंक्शंस की फॉर्म में होगा। तो ये हर ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, उनके अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे जिनके थ्रू उनका बिहेवियर जो है वो आइडेंटिफाई होगा। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली भी बिहेव कर सकता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में भी कर सकते हैं। ये आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो जब भी ऊप की डोमेन के अंदर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना है। ये डिफाइन करने के लिए सी प्लस प्लस के अंदर हम यूज करते हैं क्लासेस। तो यू नीड टू डिफाइन अ क्लास। क्लास के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे और फिर मेन प्रोग्राम में उस ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल डिफाइन होंगे और उन वेरिएबल्स के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करोगे या उसके बिहेवियर को एग्जीक्यूट करवाओगे। जो भी आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ क्लासेस। अभी हम क्लास को डिफाइन भी करते हैं। तो अब जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए वी विल बी यूजिंग वेरिएबल्स। वी ऑलरेडी नो कि सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स किस तरह से डिफाइन करते हैं। और जो आपने ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करना है वो बिहेवियर डिफाइन करने के लिए आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखेंगे। तो ये दोनों चीजें मिलकर आपके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगी और सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं क्लासेस। सो अ क्लास विल कंबाइन बोथ डेटा एंड फंक्शंस जो कि उस डेटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली आप क्लास के बारे में कह सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट का स्पेसिमेन है या उसका एक टेम्पलेट है जिसको यूज करते हुए आप उस क्लास की टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेन प्रोग्राम में क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज को एक डायग्राम की फॉर्म में शो करूं तो जो भी आप क्लासेस इस कोर्स के अंदर हम जितनी भी क्लासेस डिफाइन करेंगे तो आप उसके अंदर दो तीन चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक क्लास का नाम होगा, दूसरा क्लास का डेटा होगा जिनको हम उसके एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं, और तीसरा क्लास का बिहेवियर होगा जो कि फंक्शंस की फॉर्म में आप डिफाइन कर रहे होगे। तो किसी भी क्लास में जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, एक उसके डाटा मेंबर्स होंगे, दूसरे उसके फंक्शंस होंगे। डाटा मेंबर्स जो हैं वो क्लास के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शंस जो हैं वो क्लास के बिहेवियर को डिफाइन कर रही है। अच्छा जी, अभी प्राइवेट पब्लिक पे मैं आता हूँ। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल के जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ थोड़ा सा उसको हम एक पर्सपेक्टिव में लेके आते हैं। तो अगर इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल क्लास का बताऊं, फॉर एग्जांपल एक चीज जो आपने पहले कहीं पढ़ी भी होगी। फॉर एग्जांपल अक्सर आपके रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोग्राम की कि आपने पॉइंट्स को प्रोसेस करना है, एक्स कॉमा वाई, वो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स हैं जिसमें ये एक्स डोमेन है, ये वाई डायरेक्शन है और उसके अंदर कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होते हैं। अब इस पे आप बहुत तरह की प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। इट कैन बी x1, इट कैन बी y1, या इस तरह की चीजें आप प्रोसेस कर सकते हैं। अब अगर मैंने सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में इस पॉइंट के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो अगर सिंटैक्स की डिटेल में जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं
कि ये 3 काम जो हमने करने थे, एक हमने नाम डिफाइन करना था, दूसरा हमने उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने थे, तीसरा हमने उसका बिहेवियर डिफाइन करना था। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए इनकी वैल्यूज क्या होंगी? फॉर एग्जांपल नाम तो सिंपल है, हम उसका नाम पॉइंट भी रख सकते हैं। दिस कैन बी नेम ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। अगर मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूं और बिहेवियर की बात करूं, तो ये आप मुझे बता सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होंगे इस टाइप के डेटा के? सर X1 Y1। जी, एक्स और वाई हम जेनेरिक रखते हैं कि इस पॉइंट को आपने जब भी डिफाइन करना हो, ये हमेशा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इस पॉइंट के हमेशा 2 कोऑर्डिनेट्स ही हो सकते हैं। हाँ, अगर आप 3D में जा रहे हैं तो मे बी आप z भी ऐड कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई वांट टू कीप थिंग्स सिंपल। तो मैं पॉइंट को डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो ओनली रिक्वायर 2 एट्रीब्यूट्स एक्स एंड वाई। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। इसका बिहेवियर कैसे डिफाइन करूं? फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर की एग्जाम्पल ये हो सकती है कि आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। बिकॉज यूजुअली आप इसी तरह के काम कर रहे होते हैं पॉइंट्स पे। तो अगर मैं इसको 2 पॉइंट्स P1 और P2 पास कर दूं, तो एक फंक्शन मैंने लिखा हो जो कि उनके दरमियान कोई से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई से 2 पॉइंट्स हैं P1 और एक पॉइंट है P2। इनके दरमियान अगर मैं डिस्टेंस d निकालना चाह रहा हूं, तो आई कैन राइट अ फंक्शन जिसको 2 पॉइंट्स पास होंगे या पॉइंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स पास होंगे, और वो डिस्टेंस कंप्यूट करके आपको रिटर्न कर देगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2, इन दोनों को आपने आपस में ऐड करना हो और एक नया पॉइंट क्रिएट करना हो इन डिस्टेंसेस को। फॉर एग्जांपल इसका वेक्टर ये बनता है, इसका बनता है, तो यू कैन ऐड देम और समथिंग लाइक दैट। उसके लिए आप एक फंक्शन लिख सकते हो, या इससे मिलते जुलते आप और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल कि किस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया पॉइंट का, उसके एट्रीब्यूट्स हैं एक्स और वाई, और उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो प्रोसेसिंग है कि आप डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। आगे जाकर आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लें, और समथिंग लाइक दैट। इसी तरह का अगर मैं एक और एग्जांपल देख लूं बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ सिंटैक्स, लेट्स से एक और डेटा टाइप आपने पढ़ी होगी। एक तो हम नॉर्मल रियल नंबर्स में डील कर रहे होते हैं। समटाइम्स हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डील करना है। इनमें रियल पार्ट अलग से होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग से होता है। इसी तरह की और बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती हैं। लेट्स से टाइम है। अगर टाइम को आप एक ऑब्जेक्ट के तौर पे डिफाइन कर रहे हैं, तो अब टाइम के अंदर आवर्स भी हैं, मिनट्स भी हैं, सेकंड्स भी हैं। अब जब आप इसकी क्लास डिफाइन करोगे या इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे, तो उसके एट्रीब्यूट्स में आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स आ जाएंगे। फिर उसको प्रोसेस करने की बात करोगे या उसके बिहेवियर की बात करोगे, तो फिर 2 टाइम इंस्टेंट्स को ऐड कैसे करना है या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो इस तरह की चीजें आ जाएंगी। या टाइम को डिस्प्ले कैसे करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो ये सारे वो फंक्शंस हैं जो कि टाइम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो कि जब भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला काम जो कि आपने करना होता है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि इस क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और इस क्लास का बिहेवियर क्या होगा। समटाइम्स ये चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी तो आपका काम आसान हो जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट जेनेरिक किस्म की है, तो फिर ये चीजें आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होती हैं। या अगर आप एक ओपन एंडेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह से आपका प्रोजेक्ट है, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो आपको खुद से डिसाइड करना होंगी। लेकिन अभी जो हम शुरू में क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे अक्सर काफी सारी चीजें जो है वो आपको पहले से बता दी जाएंगी कि आप ये एट्रीब्यूट्स डिफाइन करें, ये फंक्शंस डिफाइन करें। तो फिर सिंपल आपने सिंटैक्स को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, तो आपका काम जो है वो काफी हद तक हो जाता है। हमने ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको 3 बता दी। एक उसका नाम, दूसरा उसके एट्रीब्यूट्स, और तीसरा उसका बिहेवियर। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने प्रोग्रामिंग करना है, तो ये सब कुछ किसी एक प्रॉपर सिंटैक्स में आना चाहिए, ताकि उसको आप प्रोग्राम को कंपाइल भी कर सकें, आप उसको रन भी कर सकें। तो सी प्लस प्लस के अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए वो डिफाइन क्लासेस, तो हम क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं। उसके थ्रू कंपाइलर को पता चलता है कि आप कोई न्यू ऑब्जेक्ट डिफाइन करने जा रहे हो। इसको नाम आप खुद से कुछ भी दे सकते हैं।
अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अगर वो पॉइंट की क्लास है तो आप पॉइंट कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हो, कोई स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको स्टूडेंट कह लें, कोई लाइब्रेरी की बुक टाइप का ऑब्जेक्ट है तो आप बुक कह लें, इट डिपेंड्स। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नाम आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं। नाम हो गया तो बाकी फिर आपकी दो चीजें रह गई हैं, एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के का बिहेवियर है। तो ये ऑब्जेक्ट की जितनी डिटेल है इट विल बी इनसाइड दीज कर्ली ब्रैकेट्स, और एंड पे सेमीकोलन आएगा। तो जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं और जो उसका बिहेवियर है ये आप इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करोगे, और उससे कंपाइलर को आइडिया होगा कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लास के कीवर्ड से शुरू हुई और वो इस कर्ली ब्रैकेट के ऊपर एंड हो गई। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को आप डिफाइन कैसे करेंगे? अभी यहां पर दो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, इनको मैं भी आपको बताता हूं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन फिलहाल मैं ये करना चाह रहा हूं कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं और बिहेवियर क्या है। क्लास के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के लिए आप सिंपल वेरिएबल्स यूज करेंगे कि आपका जो डेटा है वो इन टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, वो कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो आपके ऑब्जेक्ट की बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए जो कि आपके डेटा वेरिएबल्स हैं। अब आ गया क्लास का बिहेवियर। क्लास का बिहेवियर डिफाइन करने के लिए यू हैव टू राइट फंक्शंस, और फंक्शंस आपने वैसे ही लिखने हैं जैसे आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। फॉर उनका सिंटैक्स वही होगा, सिर्फ अब फर्क ये है कि ये फंक्शंस जो हैं ये क्लास के डाटा पे ऑपरेट करेंगे और इनका क्लास से रिलेशन होगा, बिकॉज ये क्लास के मेंबर हैं। तो ये क्लास के डाटा मेंबर्स हैं जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, और ये क्लास के फंक्शन मेंबर्स हैं जो क्लास का बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ क्लास। अब एक बार आपने वो ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया तो उस ऑब्जेक्ट को फिर आप मेन प्रोग्राम में यूज कैसे करोगे? मेन प्रोग्राम में उस ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए आप उस टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन करोगे। अब ये F1 और F2 जो हैं, ये जो हमने नई क्लास डिफाइन उस टाइप के वेरिएबल्स हैं। अब इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो इन्हीं वेरिएबल्स के रेफरेंस से एक्सेस होंगे। और ये कौन सी नोटेशन है डॉट वाली? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप स्ट्रक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप डॉट नोटेशन यूज करते थे, या अगर आप पॉइंटर डिफाइन किए हुए हैं तो फिर आप एरो नोटेशन यूज करते हैं। तो क्लासेस के साथ भी ऐसे ही है कि क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनको अगर आपने एक्सेस करना है तो वो डॉट नोटेशन के थ्रू जो है वो एक्सेस हो रहे होंगे विद इन यूर मेन प्रोग्राम। एक्सेस स्पेसिफायर्स का मतलब ये है कि इसके थ्रू आपके पास कंट्रोल आ रहा है कि कौन सा डेटा क्लास का बाहर की दुनिया में एक्सेस हो सकता है और कौन सा डेटा जो है वो बाहर की दुनिया में एक्सेस नहीं हो सकता। तो ऐसे मेंबर्स जिनको आप प्राइवेट डिक्लेयर कर दें वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, और ऐसे मेंबर्स जिनको आप पब्लिक डिक्लेयर कर दें वो क्लास से बाहर एक्सेस हो सकते हैं। इसका कीवर्ड है प्राइवेट, उसके बाद कॉलन आएगा, और इसका कीवर्ड जो है पब्लिक, उसके बाद भी कॉलन आएगा। रूल ऑफ थंब ये है कि क्लास के डाटा मेंबर्स को आप हमेशा प्राइवेट डिक्लेयर करते हो और क्लास के फंक्शन मेंबर्स को आप हमेशा पब्लिक डिक्लेयर करते हो। दैट्स वाई इन दिस एग्जांपल यू कैन सी कि जो आपका डाटा मेंबर है उसको मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है, और जो क्लास का फंक्शन मेंबर है उसको मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक सबको क्लियर है? जी सर। क्लास जी का सर, प्राइवेट जी। डेटा क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, क्लास का पब्लिक डेटा जो है वो क्लास से बाहर एक्सेसिबल होगा। और यही वो चीज है जो भी मैं आपको शुरू में कह रहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सी लैंग्वेज है वहां पे आपके पास ऐसा कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए थे, स्ट्रक्चर्स के सारे मेंबर्स को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस के थ्रू हम अपने डेटा के ऊपर कंट्रोल जो है उसको ज्यादा हम एक्टिवली उसको मैनेज कर रहे हैं कि क्या चीज क्लास से बाहर एक्सेस होगी और क्या चीज जो है वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं होगी।
तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी एक्स और वाई को एक्सेस करने की कोशिश की थी तो उसने मुझे अलाउ नहीं किया, लेकिन जो क्लास के मेंबर फंक्शन जो थे वो पब्लिक थे, तो उनको मैं मेन प्रोग्राम में से एक्सेस कर रहा हूं। अनदर एग्जांपल, जिस तरह से हमने पॉइंट की क्लास डिफाइन की, उसी तरह से मैं एक शेप क्लास डिफाइन कर सकता हूं। अब शेप जो है वो सर्कल भी हो सकती है, शेप जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकती है। अब अगर मैंने शेप को एज सर्कल डिफाइन करना है तो सर्कल का मेन एट्रीब्यूट क्या होता है? सर रेडियस। रेडियस होता है या सर्कल का डायामीटर होता है। तो आप इन दोनों में से कोई एक डिफाइन कर लें तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो उसने यही किया कि सर्कल नाम की उसने क्लास डिफाइन की, जो डेटा एट्रीब्यूट्स हैं उसको उसने यहाँ पर रेडियस कह दिया, टाइप उसने फ्लोट रख ली। अगर आप समझते हैं कि डाटा फ्रैक्शनल होगा तो आप फ्लोट कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर जो फंक्शन उसने डिफाइन किए, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं गेट एरिया या कंप्यूट एरिया, तो क्लास का जो भी रेडियस होगा उसको यूज करते हुए वी नो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है एरिया का। तो ये बेसिकली आर स्क्वायर और साथ ही पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जो रेडियस उसने कंप्यूट किया है वो उसने रिटर्न कर दिया। मेन प्रोग्राम के अंदर आपने सर्कल टाइप का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, और फिर उसने एरिया का फंक्शन कॉल करके उसका जो एरिया है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। एनी क्वेश्चंस इन दिस प्रोग्राम? Yes, sir. अच्छा, इसके अंदर आपको कोई खास चीज नजर आ रही है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की इस एग्जाम स्लाइड पे? Sir, ये देयर इज अ स्पेशल If फंक्शन कॉल्ड radius, सर्कल। इस फंक्शन का वही नाम है जो कि क्लास का नाम है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ स्पेशल फंक्शन। और क्लासेस के अंदर इस फंक्शन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। एंड यू कैन सी कि मेन प्रोग्राम में मैं कहीं पर इसे कॉल भी नहीं कर रहा। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है बाय डेफिनेशन जिसका नाम एग्जैक्टली सेम होता है जो कि क्लास का नाम होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को आप अपने मेन प्रोग्राम में कॉल नहीं करते। उसकी रीजन ये होती है कि जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, और उसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी हो जाता है। तो अब इस एग्जांपल में ये हो रहा है कि जैसे ही C1 का ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है तो ऑटोमेटिकली रेडियस की वैल्यू जो है वो 5 डिफाइन हो जाती है। और दैट्स व्हाई यू कैन सी कि मैं कहीं पर रेडियस को इनिशियलाइज ही नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली एरिया कंप्यूट कर रहा हूँ। और एरिया का फंक्शन जो है वो भी रेडियस को इनिशियलाइज नहीं करता, वो सिर्फ एरिया कंप्यूट करता है। तो ये सर्कल जो है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद जो है फिर आप एरिया जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। तो आपकी जो क्लासेस आप डिफाइन करते हो सी प्लस प्लस में, उनके अंदर देयर इज अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, इसको आपको कॉल नहीं करना होता। कंस्ट्रक्टर के सिंटैक्स के ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इसका नाम एग्जैक्टली सेम होगा जो कि क्लास का नाम है, और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। इवन आप इससे पहले वॉइड भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना आपने वॉइड लिखना है ना आपने इंट या फ्लोट कुछ भी लिखना है, बिकॉज सर्कल की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। सॉरी, कंस्ट्रक्टर के इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। और ये केस सेंसिटिव भी होता है। अगर यहाँ पर सी लार्ज है तो ये भी सी लार्ज होना चाहिए, यहाँ पे अगर सी स्मॉल है तो ये भी सी जो है वो स्मॉल होना चाहिए। यूजुअली हम कंस्ट्रक्टर को किस लिए यूज करते हैं? जो क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए आप कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे होते हो। इसका मेन पर्पस यही है कि आप चाहते हैं कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो तो आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें कोई इनिशियल वैल्यू मिल जाए,
तो वो कंस्ट्रक्टर के अंदर आप सेट कर सकते हैं। आप जो भी सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल आपका अपडेट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह का एक और फंक्शन होता है आपकी क्लास के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। मेनली जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन होता है ये भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। इसको भी आप अपने मेन प्रोग्राम में कॉल नहीं करते। इसके सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट ये है कि नाम इसका भी वही होगा जो क्लास का नाम है। इससे पहले आपने ये टिल्डा साइन लगाना है, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है। तो इससे कंपाइलर को पता चलता है कि कंस्ट्रक्टर कौन सा है और डिस्ट्रक्टर कौन सा है। डिस्ट्रक्टर के ऊपर एक और रिक्वायरमेंट है कि इसका एक तो नाम एग्जैक्टली सेम होगा जो क्लास का नाम है। इससे पहले टिल्डा साइन आएगा। इसकी ना कोई रिटर्न टाइप होगी और ना कोई इसके इनपुट आर्ग्यूमेंट होंगे। नो रिटर्न टाइप और नो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स। कंस्ट्रक्टर पे सिर्फ कंडीशन ये थी कि उसके रिटर्न टाइप नहीं होगी। डिस्ट्रक्टर के ऊपर कंडीशन ये है कि उसके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं होंगे। ओके जी, बिफोर आई कंक्लूड द क्लास, अगर मैं क्विकली अपनी इस क्लास के अंदर ये दोनों मेंबर्स ऐड कर दूं, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट पॉइंट के अंदर आई कैन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, और टू मेक श्योर कि वाकई ही ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है, मैं यहां पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहा हूं, इनसाइड कंस्ट्रक्टर। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। इसी के नीचे मैं डिस्ट्रक्टर लिख देता हूं। डिस्ट्रक्टर इज टिल्डा साइन पॉइंट, और अभी डिस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय इसके कि हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, इनसाइड डिस्ट्रक्टर एंड एल। और अब मैं एक काम एक्स्ट्रा ये कर रहा हूं कि मेन प्रोग्राम के अंदर यूजर से इनपुट लेने से पहले मैं एक बार एट्रीब्यूट्स को शुरू में डिस्प्ले करवा दूंगा। ओके जी, क्विकली इस प्रोग्राम को चलाते हैं। सो दिस विल, अब देखिए उसने शुरू में जब मैंने उसको प्रिंट फंक्शन को कॉल किया तो x और y की वैल्यू 0 है, और ये ऊपर एक मैसेज भी प्रिंट हो रहा है, इनसाइड कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो चुका है, बिकॉज ये प्रिंट मैसेज मैंने कंस्ट्रक्टर में डाला हुआ था। अब मैंने x की वैल्यू रखी 3, y की वैल्यू रखी 8, और यू कैन सी कि प्रोग्राम को एंड करने से पहले वो डिस्ट्रक्टर को भी उसने एग्जीक्यूट करवाया है, बिकॉज ये आखिरी वाला प्रिंट मैसेज जो है ये उसने डिस्ट्रक्टर के अंदर एग्जीक्यूट करवाया हुआ था।